तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 5 का, जो कि जून 2024 का पेपर है, उसके प्रश्न उत्तर के बारे में। तो 4 नंबर का प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि शब्द शक्ति का परिभाषा देते हुए उसके विभिन्न भेदों का सोदाहरण परिचय दीजिए। ठीक है? तो इसकी भूमिका में हम लोग लिखेंगे, शब्द शक्ति के बारे में पूछा गया है। तो भारतीय भाषा शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब भारतीय जो भाषा शास्त्र है या फिर जो काव्य शास्त्र है, उसमें शब्द शक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब कोई व्यक्ति कोई शब्द सुनता है या पढ़ता है तो उसके मन में किसी अर्थ की कल्पना होती है। शब्द शक्ति बहुत ही एक मतलब बहुत ही अलग तरीके की शक्ति के बारे में बात की जा रही है, जिसमें उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जब भी कोई व्यक्ति कुछ पढ़ता है या फिर कुछ सुनता है तो उसके मन में एक अलग तरह की अर्थ उसमें या फिर उसके मन में कल्पना जागृत होती है। तो शब्द का यह अर्थ निर्माण किस प्रकार होता है, इसको समझने के लिए आचार्यों ने शब्द शक्ति की संकल्पना प्रस्तुत की है। तो इसमें क्या होता है कि उस बात को सुनकर मान लीजिए कोई किसी किसी ने किसी का शब्द सुना, सुनने के बाद उसके मन में किस तरह से अर्थ का अ, अर्थ निकलता है, ठीक है? किस तरह से इसकी सृष्टि होती है, संकल्पना होती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, शब्द किस प्रकार अर्थ प्रदान करता है, शब्द जो होता है वो किस प्रकार अपना अर्थ प्रदान करता है, यह शब्द शक्ति के माध्यम से जाना जाता है। शब्द शक्ति के माध्यम से ही हम लोग इसको जान सकते हैं। तो इस विषय पर न्याय, मीमांसा, व्याकरण तथा काव्यशास्त्र के आचार्यों ने अपने-अपने मत जो है प्रस्तुत किए हैं। पहला है शब्द शक्ति की परिभाषा। ये देखिए, शब्द शक्ति की परिभाषा क्या है? तो शब्दों में जो अर्थ प्रदान करने की क्षमता होती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब शब्द कहें और उसी में अर्थ निकल जाए, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। आचार्य मम्मट के शब्दों में मतलब आचार्य मम्मट क्या मानते हैं कि शक्तिस्तु शब्दस्य अर्थ व्यापार, अर्थात अर्थ प्रदान करने वाली शब्द की क्रिया या क्षमता को शब्द शक्ति कहते हैं। मतलब जो भी अर्थ प्रदान करने वाली हमारे पास शब्द हो या फिर कोई क्रिया हो या फिर उसकी क्षमता को हम लोग शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है? शब्द शक्ति का प्रयोजन क्या है, इसको कैसे समझें? तो ये देखिए, शब्द शक्ति यह बताती है कि कोई शब्द अपने अर्थ का बोध किस प्रकार कराता है। कोई भी एक शब्द है, वो क्या बोल रहा है, अपना उसका अर्थ किस तरह से बताता है। काव्य में यह शक्ति अधिक जटिल रूप में कार्य करती है, क्योंकि काव्य में अर्थ प्राय प्रत्यक्ष ना ही होकर परोक्ष और संकेतात्मक होता है। मतलब क्या होता है, काव्य में जो शब्द होते हैं उसका अर्थ कभी-कभी प्रत्यक्ष नहीं रहता है, बल्कि परोक्ष रूप में भी रहता है। मतलब सामने नहीं रहता है, फिर भी पीछे छिपा रहता है। ठीक है? शब्द शक्ति के प्रमुख भेद क्या हैं? ये देखिए, शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं। भारतीय परंपरा में शब्द शक्ति के 3 प्रमुख भेद हैं। अभिधान शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति और अभिधान अ, लक्षण व्यंजना शक्ति। ठीक है? व्यंजना शक्ति का मतलब ही है अभिव्यंजना शक्ति। अभिधान शक्ति मतलब वही जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से मिल जाए। लक्षणा शक्ति जो वह शक्ति है जो कि रिलेटेड है इसी से। ठीक है? मतलब अभिधान का मतलब हो गया डिक्शनरी। डिक्शनरी शक्ति मतलब यहाँ पे कोई भी एक शब्द ही शक्ति है, कोई भी एक शब्द है उसकी हम लोग डायरेक्ट अर्थ निकाल लेते हैं। लक्षणा शक्ति हो गया उसी शब्द से संबंधित कोई और शब्द है उसका अर्थ निकाल लेते हैं। व्यंजना शक्ति हो गया जो कि मतलब इससे हटकर मतलब सांकेतिक ध्वनि में अपने शब्दों को या फिर अर्थों को बताए, उसको कहते हैं अभिव्यंजना शक्ति। ठीक है? तो अभिधान शक्ति क्या है? इस शक्ति के द्वारा शब्द अपने मूल और सामान्य अर्थ का बोध कराता है। इसे मुख्यार्थ भी कहते हैं। उदाहरण, अब इसको मैं आप लोगों को ध्यान मतलब अच्छे से समझा देता हूँ। ये देखिए, शब्द शक्ति को अगर हम लोग समझें, तो शब्द शक्ति क्या है? उदाहरण के तौर पर जैसे गाय चर रही है, तो यहाँ गाय शब्द का सामान्य अर्थ एक विशेष प्रकार का चौपाया चौपाया प्राणी है। गाय से आप लोगों को समझ में आ गया कि गाय एक विशेष प्रकार की प्राणी है जिसके 4 पैर होते हैं। ठीक है? ये हो गया अभिधान शक्ति, मतलब डायरेक्ट उसका आंसर वहाँ पे आपको अर्थ मिल गया। लक्षणा शक्ति क्या है? ये देखिए, लक्षणा शक्ति इसको हम लोग समझेंगे इस प्रकार कि जब शब्द अपने सामान्य अर्थ से अर्थ नहीं देता या अर्थ ग्रहण संभव नहीं होता, तब किसी दूसरे संबंधित अर्थ का बोध कराता है। जैसे कोई शब्द है अपने सामान्य, जैसे गाय थी, गाय का अर्थ मिल गया 4 पैरों वाली एक कोई भी एक विशेष प्रकार का प्राणी है। लेकिन लक्षणा शक्ति का मतलब हो गया जब कोई शब्द है अगर वो अपने प्रकार का जो शब्द है या फिर उसका अर्थ है ढूँढ कर नहीं पाता, तो किसी दूसरे का सहारा लेकर जब अर्थ देता है। जैसे
गंगा स्नान कर रही है। यहाँ पे गंगा जो है एक लड़की है, वो स्नान कर रही है, गंगा स्नान कर रहा है, सॉरी, गंगा स्नान कर रहा है, ये जो लाइन लिखा गया है पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए गंगा स्नान कर रहा है, ये एक लाइन लिखा गया है। यहाँ गंगा का सामान्य अर्थ नदी है, परंतु यहाँ अर्थ है कि गंगा जल में स्नान कर रहा है। यहाँ गंगा से जल का बोध लक्षणा से होता है। समझ में आ गया? गंगा स्नान कर रहा है मतलब गंगा तो एक नदी का नाम है, हम लोग जानते, तो आप बोलोगे कि गंगा खुद अपना स्नान कैसे कर सकते, ऐसा नहीं है। गंगा स्नान कर रहा है मतलब गंगा जल में स्नान कर रहा है, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए लक्षणा के प्रकार। लक्षणा के जो प्रकार हैं, लक्षणा के भी कई प्रकार माने जाते हैं, जैसे संयोग लक्षणा, संबंध के आधार पर अर्थ लेना, मतलब संयोग लक्षण मतलब संबंध के आधार पर अर्थ लेना। व्यंजना लक्षणा का मतलब हो गया जो आगे व्यंजना शक्ति की ओर संकेत करता है। लक्षणा दो प्रकार का है, एक हो गया संयोग लक्षणा, मतलब जिस तरह से गंगा वाला उदाहरण था, गंगा नहा रहा है या फिर गंगा स्नान कर रहा है, तो गंगा जल में स्नान कर रहा है, यहाँ पे गंगा का मतलब जल ही है, ठीक है, एक नदी भी है। समझ में आ गया? व्यंजना लक्षणा का मतलब है गया हो गया कि जो आगे व्यंजना शक्ति को शक्ति की ओर संकेत करता है, मतलब वो उदाहरण नहीं दे रहा है बल्कि उसका संकेत दे रहा है कि आगे व्यंजना शक्ति का जो शब्द है वो है, ठीक है। तो व्यंजना शक्ति, ये देखिए व्यंजना शक्ति क्या है, जब शब्द अपने प्रत्यक्ष अर्थ के साथ साथ परोक्ष अर्थ का भी बोध कराता है तब यह शक्ति कार्य करती है। काव्य में व्यंजना शक्ति का विशेष महत्व है। अब व्यंजना शक्ति क्या है, मैंने अभी कहा, आगे है जो है वो यहीं पर है। तो देखिए व्यंजना शक्ति क्या है, मतलब व्यंजना शक्ति वही है जो प्रत्यक्ष अर्थ के साथ साथ परोक्ष अर्थ भी हमें देता है, ऐसे शब्द को हम लोग कहेंगे व्यंजना शक्ति, ठीक है। जैसे चंद्रमुखी नायिका आई, यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझने के लिए कि चंद्रमुखी नायिका आई। यहाँ चंद्रमुखी शब्द में उपमा चंद्र के समान मुख वाली का व्यंग्यार्थक मतलब व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, ठीक है। चंद्रमुखी मतलब चंद्र के समान उपमा रखा गया है, उसका उपमा है कि चंद्र के समान मुखों वाली, ठीक है। तो व्यंजना शक्ति का उपयोग विशेष रूप से काव्य में देखिए किस तरह से होता है, तो काव्य में रस भाव अलंकार, रस भाव अलंकार आदि का संप्रेषण इसी शक्ति के माध्यम से होता है। ये मतलब यही जो व्यंजना शक्ति है, इसी के माध्यम से हम लोग रस भाव और अलंकार सबका मिश्रण करके काव्य बनता है और काव्य में इसका मिश्रण देखने को मिलता है। तो आनंदवर्धन ने इसी को काव्य की आत्मा अर्थात ध्वनि बताया है। शब्द शक्ति का रस या फिर काव्य में महत्व क्या है, तो शब्द शक्ति के बिना काव्य का सौंदर्य जो है, शब्द शक्ति अगर नहीं रहेगा, शब्द ही नहीं रहेगा तो काव्य कैसा, तो शब्द शक्ति के बिना काव्य का सौंदर्य जो है अधूरा है। अभिधान शक्ति से प्रत्यक्ष अर्थ मिलता है, लक्षणा शक्ति से संकेतित अर्थ खुलता है, व्यंजना शक्ति से रसात्मक सौंदर्य उत्पन्न होता है। इसलिए शब्द शक्ति का सम्यक प्रयोग ही कविता को चमत्कारी बनाता है। काव्य का मतलब ये कविता, तो इन तीनों का सम्यक मतलब तीनों का एक साथ प्रयोग ही काव्य को काव्य में चमत्कार दिखाता है। शब्द शक्ति के अध्ययन की उपादेयता, अब देखिए शब्द शक्ति के विभिन्न भेदों को जानना काव्य और भाषा के गुण अर्थों को समझने में सहायक होता है। इससे जो पाठक होता है केवल ऊपरी शब्दार्थ ही नहीं बल्कि शब्दों में छिपे हुए सूक्ष्म भावों और रसों को भी ग्रहण कर पाता है। तो दोस्तों निष्कर्ष के तौर पर हम लोग ये कहेंगे कि शब्द शक्ति केवल भाषा विज्ञान का विषय नहीं है, यह काव्य शास्त्र के लिए भी प्राण स्वरूप है। यह शक्ति काव्य को साधारण कथन से भिन्न बनाकर उसे हृदय स्पर्शी आनंद में रूपांतरित करती है। इसलिए काव्यशास्त्र के आचार्यों ने शब्द शक्ति को गहराई से विश्लेषित किया। विशेषकर व्यंजना शक्ति के बिना काव्य में रस भाव सौंदर्य और काव्य आनंद की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शब्द शक्ति का यह अध्ययन पाठक को काव्य के गुण अर्थों तक पहुंचने में सहायक बनाता है। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न के साथ, हिंदी के आधुनिक विद्वानों की काव्य प्रयोजन संबंधी मान्यताओं पर प्रकाश डाल।